1990 जहां भारत की पर कैपिटा इनकम $300 के करीब थी, वहीं पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $400 से भी ज्यादा थी। सब कुछ बहुत ही जबरदस्त चल रहा था, लोगों के हाथ में पैसा था, इकोनॉमी भी बूम कर रही थी। जहां एक तरफ भारत इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में चीजें अच्छी होती ही जा रही थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा था तो पिछले 30 सालों में IMF ने पाकिस्तान को 13 बार बेल आउट आखिर क्यों करवाया। 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान, जिसको 1947 से लेकर अब तक अमेरिका हर साल $1 बिलियन से भी ज्यादा की इमदाद देता आ रहा है। आखिर उस मुल्क की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों और कैसे हो गई? क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है या फिर पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज भी आपसे, मेरे से और हम सब से छुपाया जाता है? आज पाकिस्तान की हालत बहुत ही बुरी तरह से खराब है। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं, तमाम तरक्याती काम रुके पड़े हैं और आज हर एक मुल्क पाकिस्तान को बहुत ही बुरी नज़र से देख रहा है। लेकिन क्यों? ये सब कुछ आखिर कैसे हुआ? कौन कौन शामिल है इसमें और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड आखिर है कौन? 14 अगस्त 1947 यूनाइटेड इंडिया 3 हिस्सों में तकसीम होता है, क्योंकि यहाँ पर तकसीम मजहब की बिना पर की गई थी तो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज को एक नया मुल्क बनाया गया जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। पहले दिन से ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। तकसीम हिंदुस्तान के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में मुस्लिम मेजॉरिटी वाले 2 बड़े इलाके आए। एक को नाम दिया गया ईस्ट पाकिस्तान, जबकि दूसरे को नाम दिया गया वेस्ट पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे मुस्लिम लीडर्स को लगा था कि वो पाकिस्तान को मजहब की बिना पर एक जोड़ बनाकर रख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1900 किलोमीटर दूर ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से कल्चरल, लाइफस्टाइल, जुबान और हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा अलग था। आपको ये जानकर और भी हैरानगी होगी कि इस वक्त पाकिस्तान की कुल आबादी का 55% हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान में रहता था। लेकिन मसला ये था कि ये पूरे का पूरा रीजन एग्रीकल्चर सेंट्रिक था और यहाँ पर तालीम और तरक्याती चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी। 1956 पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया जाता है और पब्लिक एक्सेप्शन से पाकिस्तान में कानून साजी होती है, जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत बनती है और सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन इसी के सिर्फ 2 साल बाद ही यानी कि 1958 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, जिसके बाद 1969 लगभग 11 सालों तक पाकिस्तान का कंट्रोल उनके हाथों में रहा। लेकिन 1969 आते ही दूसरे आर्मी चीफ जनरल आगा खान ने दूसरी बार मार्शल लॉ लगाते हुए 1971 तक पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की। 1970 को पाकिस्तान में पहली बार 300 सीट्स पर जनरल इलेक्शन हुए और ईस्ट पाकिस्तान के लीडर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को 162 में से 160 सीट्स मिल जाती हैं। शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के जीतते ही जुल्फिकार अली भुट्टो और प्रेसिडेंट आगा खान की एक मुलाकात होती है और एक प्लान बनता है। उस प्लान के तहत शेख मुजीबुर रहमान को वेस्ट पाकिस्तान की एक खुफिया जेल के अंदर कैद कर दिया जाता है, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के लीडर ये कभी नहीं चाहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के सदर बने। लेकिन जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया तो ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुजाहरे किए गए, जिसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को अपनी आर्मी तक की मदद लेनी पड़ी। आर्मी और लोग आमने सामने आ गए, कई लोग भी मारे जाते हैं और फिर जन्म लेता है मुफ्ती बाइनी ग्रुप, जिसको ट्रेन किया जाता है इंडिया की जानिब से और फिर आखिरकार दिसंबर 1971 में जंग शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में बनता है एक नया मुल्क जिसको आज दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। असल में कायद-ए-आज़म के मरते ही पाकिस्तान की सियासत में एक अजीब सी खला पैदा हो जाती है, जिसके चलते पाकिस्तान की सियासत में आर्मी ने दखल अंदाजी शुरू कर दी। यही वजह है कि पाकिस्तान को अपना कानून बनाने में ही 26 साल लग गया और पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन आज़ादी के 23 साल बाद हुई। अगर ध्यान से देखा जाए तो आज भी पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आज तक एक वज़ीर आज़म ने भी अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी नहीं की। आखिर ऐसा क्यों? 1971 को जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं, लेकिन 1977 को पाकिस्तान में तीसरी बार मार्शल लॉ को नाफिज कर दिया जाता है और इस बार पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बनते हैं ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक वज़ीर आज़म बनते ही तालीम से लेकर लाइफ स्टाइल तक हर एक चीज़ में इस्लामी निज़ाम को लाने की भरपूर कोशिश करते हैं।
उसी वक्त दिसंबर 1979 में अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी मुदाखलत शुरू कर दी। अमेरिका ने तालिबान और जैश ए मोहम्मद जैसी जमातों को फंडिंग देना शुरू कर दी और उन्हें हैवी वेपन्स भी दिए। लेकिन क्यों? आखिर अमेरिका को अफगानिस्तान में ऐसा क्या फ़ायदा दिखा? वेल, इट्स ऑल अबाउट रिसोर्सेज। ऑयल, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम और बहुत कुछ। ये सारे के सारे रिसोर्सेज अफगानिस्तान में भर भर कर मौजूद हैं। अब अमेरिका को ये सारे के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं तो वो कैसे करेगा? अमेरिका को अफगानिस्तान के रिसोर्सेज चाहिए थे, लेकिन सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर एंट्री ले रहा था और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर अमेरिका सोवियत यूनियन पर फौज से हमला करता तो सारी दुनिया के सामने अमेरिका एक जंग में छिड़ जाएगा रूस के साथ, जो कि अमेरिका चाहता नहीं था। तो फिर अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान और जैश ए मोहम्मद जैसी जमातों को हैवी वेपन्स और माली इमदाद देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनते गए और इन्हीं ग्रुप्स ने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर निकाल फेंका। और अब बारी थी अमेरिका की। अब अमेरिका ने खुद को दुनिया के सामने अच्छा साबित करने के लिए इन ग्रुप्स पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन वो हार गया और इसी वजह से अमेरिका कभी अफगानिस्तान पर हावी हो ही नहीं पाया। अमेरिका के दिए गए हैवी वेपन्स की मदद से पाकिस्तान में बहुत से ग्रुप बने जो कि पाकिस्तान से ट्रेन होकर अफगानिस्तान जाते और सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ते। इस जंग की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में महाजरीन आ गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सऊदी अरब और दूसरे इस्लामी ममालिक से भी इमदाद मिलना शुरू हो गई। 1989 आखिरकार सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को छोड़कर चला जाता है और 1990 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं। जुलाई 1993 नवाज शरीफ प्रेसिडेंट की सीट से रिजाइन करते हैं, जिसके बाद मोइन कुरैशी को पाकिस्तान का आर्जी सदर बनाया जाता है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि वो अपने न्यूक्लियर टेस्ट रोक दे, ताकि न्यूक्लियर पावर के लिए पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने से मना कर देता है। अब क्या करें? अब अमेरिका एक नया खेल खेलने की कोशिश करता है। अमेरिका इंडिया के अंदर 1993 में हुए गए बॉम्ब ब्लास्ट को जवाब बनाकर भारत को कन्विंस करता है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन के अंदर अमेरिका को सपोर्ट करे, ताकि अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्द ममालिक की लिस्ट में डाल पाए। और वहीं अमेरिका पाकिस्तान को कहता है कि वो इंडिया के साथ कश्मीर वाले मसले को हल करे, क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह से जानता था कि भारत और पाकिस्तान कभी भी कश्मीर पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। मसाइल बढ़ते गए और 1997 आते आते पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसको ठीक करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस एक्सपर्ट को पाकिस्तान बुलाया जाता है। इसी बीच बलोचिस्तान के हालात भी खराब होने लग गए। इसके बाद सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खाना जंगी शुरू हो गई। जो पाकिस्तान एक वक्त में मजहब इस्लाम की वजह से बना था, आज उसी मुल्क में मुस्लिम्स को मारना शुरू कर दिया। 1998 पाकिस्तान 5 कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट करता है। अब पाकिस्तान अमेरिका पर मजीद न्यूक्लियर पावर के लिए डिपेंडेंट नहीं रहा, लेकिन ऐसा करने से अमेरिका ने पाकिस्तान को इमदाद देना बंद कर दी। अब तक अमेरिका इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका था कि उसने बाकी ममालिक को भी इमदाद देने से मना कर दिया कि अब वो भी पाकिस्तान को किसी किस्म की इमदाद नहीं देंगे। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान की माली हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि पाकिस्तानी लोगों ने ही पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे निकालना शुरू कर दिए। लोग सड़कों पर आ गए, कहने लगे कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं और हुकूमत न्यूक्लियर हथियार बना रही है। 1998 को नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को नया आर्मी चीफ लगाया और एक बार फिर 1999 को परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराकर मार्शल लॉ लगा दिया। और ये चौथी बार था जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा। और फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुरू हुई कारगिल वार। कारगिल वार पर हमारी अलग से पूरी वीडियो बनी हुई है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तालिबान जैसे ग्रुप्स को ट्रेन और फंडिंग करते थे ताकि वो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ें। लेकिन अब अमेरिका को अफगानिस्तान चाहिए था और अभी तक वो इन ग्रुप्स को अफगानिस्तान से हटा नहीं पाए थे। अब एक बार फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का प्लान बना लिया। सितंबर 2001 अमेरिका नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर अफगानिस्तान में मौजूद इन ग्रुप्स पर हमला कर देता है, जिसके लिए इनका बेस बनता है पाकिस्तान। इसी वजह से इन ग्रुप्स को लगा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर अपने ही मुस्लिम भाइयों को मारना चाहता है।
اور پھر ایک بار پھر پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اب امریکہ پاکستان کو کنونس کرتا ہے کہ وہ وزیرستان والے علاقے میں فوجی آپریشن کرے اور وہاں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرے، اور امریکہ کی باتوں میں آ کر پاکستانی آرمی یہ آپریشن شروع کرتی ہے، جس کے بعد پاکستان کے لوگ اور زیادہ بھڑک جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اور پرویز مشرف امریکہ کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہے تھے۔ امریکہ نے 2002 سے لے کر 2011 تک پاکستان کو 22.1 بلین ڈالر کی امداد دی، لیکن 2011 سے لے کر 2021 تک یہ امداد کم ہو کر صرف 7.7 بلین ڈالر ہی رہ گئی۔ امریکہ ہر سال پاکستان کو فنڈنگ کر رہا تھا اور دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان کو فنڈ اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ترقیاتی کام کرے، لیکن اصل میں امریکہ پاکستان کو برباد کرنے کے لیے فنڈنگ کر رہا تھا۔ اب پاکستان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ پاکستان کی اس حالت کو دیکھ کر ایک ایسا ملک تھا جس نے پاکستان میں موجود ایک بہت بڑی اپرچونٹی کو ٹریک کیا، اور وہ ملک تھا چائنا۔ 22 مئی 2013 چائنا نے پاکستان کے ساتھ مل کر سی پیک ایگریمنٹ پر سائن کیا۔ اس معاہدے کے تحت چائنا پاکستان میں بہت سارے انرجی پروجیکٹس، بہت سارے انفراسٹرکچر پروجیکٹس اور بہت سارے ترقیاتی کام کرے گا، جس کے ریزلٹ میں پاکستان کا انفراسٹرکچر بنے گا اور لوگوں کو روزگار کے موقع ملیں گے۔ روزگار ملے گا تو ملک کی حالات بہتر ہوں گے اور اکانومی کو بوسٹ ملے گا۔ 2013 میں جو خواب پاکستان کو دکھائے گئے وہ کبھی سچ ہی نہیں ہوئے۔ پاکستان میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے، ان سارے کاموں کے ٹھیکے چائنیز کمپنیز کو دیے گئے اور مزدور بھی چائنا سے لائے گئے۔ پاکستان کے لوگوں کو روزگار کبھی ملے ہی نہیں اور پاکستان کی اکانومی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اس کے علاوہ چائنیز کمپنیز نے کام میں لو کوالٹی کا مٹیریل استعمال کیا اور پاکستان کو اوور بل بھی کر دیا۔ قرضہ زیادہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو اپنا گوادر پورٹ 2017 میں چائنا کو 14 ایئرز کے لیے لیز پر دینا پڑ گیا، اور پھر بھارت کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ریموو کرتی ہے اور پاکستان میں اس کو لے کر بہت زیادہ مظاہرے شروع ہو گئے۔ ان حالات کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے لیے عمران خان نے بھارت کے ساتھ انٹرنیشنل ٹریڈ پر بین لگا دیا۔ انڈیا کو تو اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، لیکن پاکستان جو چیزیں بھارت سے کم قیمت میں منگوا رہا تھا وہ دوسرے ممالک سے مزید مہنگے داموں منگوانی پڑی۔ اور پھر سال 2020 آتا ہے، کووڈ آ جاتا ہے اور پاکستان جو پہلے سے بہت سی تکلیفوں کو فیس کر رہا تھا، ایک اور قیامت پاکستان پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ اگست 2021 امریکہ افغانستان سے اپنے سارے کے سارے فوجی واپس بلا لیتا ہے، جس کے بعد امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت جیسے بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب جن گروپس کو مارنے کے لیے پاکستان نے امریکہ کو اڈے دیے، امریکہ انہی گروپس کو فنڈنگ کرتا ہے اور ہیوی ویپنز فراہم کرتا ہے تاکہ وہ پاکستان پر حملہ کریں۔ اب پاکستان ان مسائل کا سامنا کر ہی رہا تھا کہ اچانک سال 2022 میں روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اب کروڈ آئل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جاتی ہیں۔ پاکستان کے بچے کچھ ریزرو بھی اب آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتے ہیں۔ آج پاکستان کی حالت اس حد تک خراب ہو گئی ہے کہ IMF بھی لون دینے سے منع کر رہا ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دی گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں آپ تک۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔